आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। क्योंकि मैं सीकर पे आऊंगी, अलवर पर रिएक्शन निरंजन सर का भी ले लें, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय चेहरे को मौका दिया गया है और इधर ललित यादव को मौका दिया गया है। यादव बेल्ट को साधने की कोशिश दोनों तरफ से की गई है, लेकिन आपके हिसाब से कौन मजबूत है? देखिए श्रुति जी, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भूपेंद्र यादव जी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी सीट राजस्थान की बात करें, हारने जीतने में वहां का जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय कैडर, उसका बहुत बड़ा इसके ऊपर एक प्रभाव होता है। और भूपेंद्र यादव जी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, पूरा का पूरा कैडर उनके साथ लामबंद होकर लग रहा है। और आपको एक चीज और मैं बताऊं, ये चुनाव पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं अलवर के चुनाव के अंदर कि आप ये देखेंगे कि कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, अपने पैसे से गाड़ियों के अंदर तेल भरवा रहे हैं, घर से खाना खा के आ रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि भूपेंद्र यादव जी के लिए पसीना बहा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब इतने कमिटेड कार्यकर्ता जब किसी व्यक्ति के लिए काम करें, तो उसका जीतना मेरे हिसाब से कहीं कोई उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, सीकर पे मैं ठीक है, जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं निरंजन सर आपसे, क्योंकि जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह 2003, 2008, 2013 में वो शाहपुरा से विधायक भी रहे। 2023 में टिकट कटा, उसके बाद भी क्योंकि राजनेता हम देखते हैं फेहरिस्त रही है, जब भी टिकट कट जाता है तो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन राव राजेंद्र सिंह फिर भी पार्टी के साथ जुड़े रहे और भरोसा जताते हुए बीजेपी ने फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा युवा और नए चेहरे हैं, एक तरफ एक कद्दावर नेता है और एक तरफ एक युवा चेहरा है। क्या सोचकर कांग्रेस ने ये फाइट में इस अनिल चोपड़ा को उतारा है, और कौन लग रहा है भारी आपको? देखिए श्रुति जी, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जैसे कहा जाता है राजनीतिक पार्टियों के अंदर आंतरिक रूप से या अंदरूनी रूप से घमासान चलता है और एक दूसरे को निपटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के बारे में ये चीज विशेष तौर पे आपको देखने में मिलेंगी कि लोग जीतने में या सत्ता में आने के ऊपर एक दूसरे को निपटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी अनोखी पार्टी है जो हार में भी एक दूसरे को निपटाने का प्रयास करती है। जिस तरीके से अभी सीकर की बात हो रही थी, तो आप ये समझ लीजिए ये गोविंद सिंह डोटासरा जी की एक करामात है कि उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए उन्होंने यहाँ सीकर के अंदर अमराराम को उतारा है। और उनको पता है कि अमराराम बहुत कमजोर कैंडिडेट है, अगर वहां मजबूत कैंडिडेट दिया जाता तो ये सीट फाइट में बन सकती थी। क्योंकि आज के जिस तरीके से जातीय समीकरण बन रहे हैं, या यूं कहें कि जैसे अभी जेमनी जी बता रहे थे कि जो जाट कम्युनिटी है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दूर चल रही है, नाराज चल रही है, तो इसी तरीके से अगर आप जयपुर ग्रामीण की बात करें, हालांकि जयपुर ग्रामीण सीट के अंदर मेरे हिसाब से गुर्जर समुदायों की बहुत संख्या ज्यादा है। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि भाई आपने जैसे पूछा कि इधर राव साहब है, तो राव साहब के बारे में आपको देखा होगा, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसके अंदर उनको जब टिकट कटा था 2023 के विधानसभा चुनावों के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि मेरे समर्थक मुझे कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊं या मैं किसी दूसरी पार्टी में चला जाऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और कोई आदमी माँ से कैसे अलग हो सकता है। तो ये चीज भी एक भावनात्मक रूप से लोगों के अंदर, और जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण सीट के अंदर अभी मैं बता रहा था कि कांग्रेस के अंदर एक जो जिसको कहते हैं आपस में एक सिर फुटबॉल है, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि गुजर वोट जो है वहां पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सचिन पायलट जी की जो नाराजगी, यानी सचिन पायलट जी को जो किनारे करके जो चलने वाला मामला है, वो यहाँ पे भी कांग्रेस को भारी पड़ेगा। और इसी हिसाब से राव साहब मेरे हिसाब से जयपुर ग्रामीण सीट के अंदर भी भारी पड़ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई चुनौती लग नहीं रही है मुझे। ठीक है, नागौर सीट पर भी निरंजन जी, क्योंकि गठबंधन तो हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें चूरू वाली सीट पे मेरी मत भिन्नता है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में जब ये सीट अनाउंस हुई थी, राहुल कसवा कांग्रेस में गए थे, उस टाइम इस सीट के ऊपर हम 70-30 का मामला मान रहे थे कि 70 जा रहा था राहुल कसवा की तरफ और 30% जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हाँ, निश्चित रूप से अब जिस तरीके से इसको केंद्रीय नेतृत्व ने प्रतिष्ठा का सवाल ले लिया और पूरा का पूरा प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर उतर चुका है, उसके बाद में जरूर थोड़ा इसके अंदर रिकवरी हुई है। लेकिन आज भी मैं ये मान रहा हूं कि एज जो है वो राहुल कसवा की तरफ है। उसका मेन कारण ये है श्रुति जी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी एक जैसे जाट ठाकुर का मामला बन रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि 36 बिरादरियों के अंदर राहुल कसवा व्यक्तिगत रूप से लोगों से कनेक्ट है। यहाँ दिल्ली के अंदर भी उन्होंने अपने जो उनकी कोठी थी उसके पीछे उन्होंने 16-17 कमरे बना रखे थे। क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आए, रहे, घूमे, खाए, पिए, दिल्ली के अंदर रहे,
तो लोगों के अंदर जिस तरीके से बात होती है चूरू और उस लोकसभा सीट के लोगों से, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो सीट थी वो कसवाओं की सीट मानी जाती थी। और इन्होंने जिस तरीके से एक समय गिरधारीलाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया करते थे, लगभग उसी तर्ज पे इस परिवार ने राजनीति की है। तो मेरे हिसाब से अभी भी चूरू के अंदर कसवा भारी पड़ रहे हैं आज की तारीख तक। तो ठीक है रंजन सर, दौसा लास्ट सीट हम 12 सीटों में से डिस्कशन कर लेंगे। छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपका नौगार कर लूंगी क्योंकि समय सर इजाजत नहीं दे रहा, 4 से 5 मिनट ही बाकी है। एक तरफ कन्हैयालाल मीणा 1990 से लेकर 2003 तक लगातार 4 बार विधायक रहे और इधर बसपा से शुरुआत की, 2003 में बांदीकुई से विधानसभा लड़े, जीते भी, बसपा से सफर तय करते हुए कांग्रेस का दामन थामा। दौसा में पर 20 साल से ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, कनेक्शन उनका ज्यादा है, लोगों राजनीति वहां की दौसा की समझ रहे हैं, दोनों मीणा समाज से आते हैं। समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने और कांग्रेस ने उतारा है, लेकिन क्या जो दौसा की जनता है वो बीजेपी की तरफ जा रही है या फिर कांग्रेस की तरफ? निरंजन सिंह, देखिए, जिस तरीके से दौसा की सीट शुरू से राजेश पायलट जी की सीट मानी जाती थी और उसके बाद में वहां सचिन पायलट जी भी वहां पे अपना दमखम दिखाते रहे, और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस की टिकट के अंदर कहा जाता है कि दौसा की सीट सचिन पायलट जी के प्रयास से इनको दी गई है, तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए दौसा सचिन पायलट जी का प्रभाव वहां पे देखा जाए या यहाँ वहां पे जिस तरीके से गुजर वोट है, क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरीके से वहां पे एक जातीय समीकरण जो होते हैं और विशेषकर आप ये समझ लीजिए जात के ऊपर वोट पड़ता है, इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि गुजर जो होता है, गुजर समुदाय वो है, गुजर के साथ तो लामबंद हो जाता है, लेकिन मीणा समुदाय के साथ वो लामबंद होता है नहीं होता है, ये अब चीज देखने वाली है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पे समझ लीजिए पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जिस तरीके से प्रयास किया, और एक जो अनुषंगिक संगठन आरएसएस या समझ लीजिए उनके जो कार्यकर्ता आज घर घर तक वहां पहुंचे हुए हैं, इसके अंदर आप ये भी महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा श्रुति जी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर उन सीटों के ऊपर ज्यादा काम किया है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती आ रही थी। तो आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दौसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूती से काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि कांग्रेस के साथ अगर गुर्जर समुदाय यानी कि मीणा को गुर्जर समुदाय अगर वोट देने चला जाता है तो निश्चित रूप से सीट का जो ये फाइट जो है ये तगड़ी बनेगी। नहीं तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर लीड लेके जाती है पड़ेगा बिल्कुल, और उसका माइलेज बीजेपी को तो होगा ही, लेकिन उसका डैमेज कांग्रेस कैसे कंट्रोल कर पाएगी वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सर का हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए, बची हुई बहुत बहुत शुक्रिया, और मुद्दों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।